स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल अनंत रहस्य। टीम ने आखिरकार कुछ प्रगति की थी, लेकिन सवाल यह था वह चोर कौन हो सकता है जिसने आकर्षक खजाना चुराया था। क्या तुम्हें याद है जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने किसी व्यक्ति को देखा था? आदर्श ने पूछा। यदि मणि उस समय चोरी हुई थी जब टीम यहाँ थी, तो क्षेत्र में दिखाई देने वाला कोई भी व्यक्ति चोर हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, मैं केवल एक चाचा को याद कर सकता हूँ जो हमें याद दिला रहे थे कि यह जगह निषिद्ध भूमि है और जिन्होंने हमें इधर उधर न घूमने की चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। फिर हमें पता चला कि किसी ने भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं की और हमने किसी को देखा ही नहीं। आहन ने कहा। एक चाचा या मामा? कैसा चाचा? यह पूरा इलाका वीरान है और आसपास कोई शहर भी नहीं है। आप यहाँ किसी अंकल से क्यों मिलेंगे? आदर्श ने पूछा। आहन चौंक पड़े। यह सही है, उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। वह आदमी कैसा दिखता था? क्या आप में से किसी को याद है? आदर्श ने पूछा। वह साधारण सांवली त्वचा वाला दिखता था और वह जादूगर जैसा नहीं दिखता था, आहन ने कहा। उस आदमी का चेहरा ऐसा था जिसे पेरू वासियों के समूह में खड़ा करना मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त अधिकांश एशियाई लोगों को पश्चिमी लोगों को अलग करने में परेशानी हुई। मुझे केवल इतना याद है कि उसे सॉल्ट पीटर की तेज गंध आ रही थी, रेनू ने चिल्लाकर कहा। वह गंधों के प्रति काफी संवेदनशील थी। उसे याद आया कि जब उसने उस आदमी की से तेज गंध महसूस की तो वह दूर रहने की कोशिश कर रही थी। सॉल्ट पीटर? आतिशबाजी बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के अलावा एकमात्र संभावना यह है। आदर्श को अचानक कुछ एहसास हुआ। खाने खाने! रेणु और मेघना दोनों एक साथ बोल पड़े। सॉल्टपीटर का उपयोग आमतौर पर खदानों में विस्फोटकों में किया जाता था, अन्यथा खनिक चट्टान से अयस्क कैसे निकालेंगे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नासका राक्षस दक्षिण पश्चिमी खदानों पर अटैक कर रहे थे। हमलों से मूलतः यह संकेत मिलता था कि चोर कहाँ था। धिक्कार है, एक पेरू वासी ने उनके भगवान से कुछ चुरा लिया और न केवल हमें दोष लेना पड़ा बल्कि हमें खदानों में फंसे पेरूवासियों को भी बचाना है। ये कैसी बकवास है? बस राक्षस वानरों को खनिकों के बीच चोर को मारने दो ताकि हम इस कर्ज को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर सके, आहन ने गुस्से में कहा। मेघना, क्या तुम आंख मिल जाने से यह खत्म हो जाएगा? वेद ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं ऐसा मानती हूँ, लेकिन हम अपनी मौजूद ताकत से नासका लायंस की उत्पत्ति को समझने में सक्षम नहीं है। इसकी शक्ति हमारे लिए बहुत जबरदस्त है। हमारी सबसे अच्छी शर्त यह है कि आंख लौटा दी जाए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, मेघना ने उत्तर दिया। तो चलिए तुरंत देरी माइंस चले और पता लगाए कि वह दुष्ट चोर कौन है। इसकी तो उसने हमें लगभग मार ही डाला, आहन ने गाली देते हुए कहा। आहन को आखिरकार दक्षिण अमेरिका जाने का मौका मिला, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दक्षिण अमेरिकी महिलाओं की संगति का आनंद लेने का इच्छुक था। उसका मूड पहले से ही खराब था। न केवल कुछ अजीब पक्षी उसका पीछा कर रहे थे, बल्कि उसकी मुलाकात एक गधे जनरल से भी हुई। अब उन्हें पता चला कि वह वास्तव में एक स्थानीय व्यक्ति था जिसने नासका को क्रोधित किया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह दोष अपने ऊपर ले लिया। यदि ऐसा ना होता कि नासका राक्षस पक्षी उन्हें परेशान करना जारी रखते, तो उन सभी में बस घूमने और चले जाने की इच्छा होती। उनका देश का अपना कारोबार संभालने का कोई इरादा नहीं था। हमारे पास केवल 2 दिन बचे हैं और मैं मान रहा हूं कि हमें आंख वापस लानी होगी। किसी भी तरह चलो जल्दी करे। तो चलो जल्दी करें और हेलीकॉप्टर पर चढ़ो, हम जा रहे हैं। वेद पायलट सीट पर चढ़ गया। बाकी लोग तुरंत हेलीकॉप्टर में घुस गए। आसमान में चढ़ते समय हेलीकॉप्टर बेतहाशा हिल गया। आहन को उल्टी जैसा महसूस हुआ और गंभीर दृष्टि से शिकायत की। क्या मैं खुद वहां उड़ सकता हूँ? क्या आप जानते हैं कि वहां कैसे नेविगेट करना है? आदर्श ने के जवाब ने आहन की जादुई पंखों का उपयोग करने की इच्छा को तुरंत खत्म कर दिया। जब तक वे एरियल खदान में पहुंचे, 2 पहाड़ों में फैली अयस्क की नसें राक्षस वानरों के घोंसले में बदल गई थी। उनकी संख्या जमीन पर चट्टानों की संख्या के बराबर थी। जनरल मॉट, जो दूसरे पहाड़ से स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, उनके माथे पर बहुत अधिक बोहें चढ़ाने से लगभग एक सीधी रेखा बन गई थी।
जनरल मॉट ने अस्थायी रूप से अपना पद संभाला क्योंकि वह एरियल माइंस में फंसे खनिकों को बचाने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि राक्षस वानरों के खिलाफ लड़ाई में उसने अपने कई अधीनस्थों को खो दिया था, फिर भी वह उन्हें भगाने का कोई रास्ता नहीं खोज सका। राक्षस वानरों की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने शुरुआत में केवल खदानों के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध किया था, लेकिन अब वे पूरे पहाड़ पर कब्जा कर रहे थे। जनरल मॉट को राक्षस वानरों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए वर्तमान सेना से कम 6 गुना बड़ी सेना की आवश्यकता थी। हालांकि जनरल मॉट स्पष्ट रूप से जानते थे कि यदि उन्होंने अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए कहा तो राक्षस वानरों की संख्या भी बढ़ जाएगी। नाज़का भगवान संख्याओं से प्रतिस्पर्धा करने से डरते नहीं थे। अब हम क्या कर सकते हैं? खदानों में जादूगर अधिक समय तक टिके नहीं रह सकते। एक बार बैरियर ढह जाने पर वे सभी खदानों के अंदर दब जाएंगे। राक्षस वानर तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे खदानों को नष्ट नहीं कर देते। सांवली महिला सलाहकार ने कहा। जनरल मॉट का चेहरा उदास था। राक्षस वानरों की सेना सदैव उसकी सेना से बड़ी होती थी। जबरदस्ती उनके रास्ते में आने की कोशिश करना सीधे तौर पर उनके सैनिकों को जान के को खतरे में डालना था। वह ऐसा करने में समर्थ नहीं था। क्या आप अंदर के किसी व्यक्ति तक पहुंच गए हैं? जनरल मॉट ने पूछा। नहीं, सिग्नल उन तक नहीं पहुंच सका। जनरल, एक हेलीकॉप्टर हमारी अनुमति के बिना उतर रहा है। यह फेलिप कैसल के अंतर्गत आता है। कौन है वे? जैसे ही जनरल मॉट ने सवाल पूछा, उन्होंने तुरंत हेलीपैड से एक जोरदार दुर्घटना की आवाज सुनी। जोरदार विस्फोट ने जनरल मॉट को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जनरल मॉट ने एक आधा नष्ट हो चुका हेलीकॉप्टर देखा जिससे आदर्श और उनकी टीम गिर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। यह आप है, जनरल मॉट ने बेरहमी से कहा। अब तुमसे बेकार की बातें करने का समय नहीं है। क्या आप खदान के अंदर किसी से संपर्क कर सकते हैं? हम नाज़का पर्वत की चोटी पर गए और पाया कि एरियल माइंस के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नाज़का लाइन्स के एक जियोग्लिफ की आंख चुरा ली है। यह उसकी कार्रवाई थी जिससे नाज़का राक्षसों को क्रोधित कर दिया गया। यदि हम मणि वापस कर सके तो इससे कर्स का अंत हो जाएगा, मेघना ने घोषणा की। बकवास! तुम संभवतः नाज़का पर्वत की चोटी तक कैसे पहुंच सकते हो? महिला सलाहकार ने उपहास किया। यह वह तस्वीर है जो हमने ली थी, इसे स्वयं देखो। मेघना ने जनरल मॉट को अपना फोन सौंप दिया। जनरल मॉट ने उस पर नजर डाली। तस्वीर को जूम करने के बाद उसने तुरंत देखा कि थोड़ी चमकती जियोग्लिफ से आंख गायब थी। चोर संभवतः खदान के अंदर है और वह खदान के अंदर फंसे 3000 लोगों में से एक होगा। यही कारण है कि खदान नाज़का राक्षसों से घिरी हुई है। हर कोई जो नाज़का की निषिद्ध भूमि पर उसी समय गया था जब चोर को नाज़का राक्षसों द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। यही कारण है कि दक्षिण पश्चिमी के शहरों पर अटैक हो रहे हैं, मेघना ने कहा। हम अंदर के लोगों से संपर्क करने में असमर्थ है और हमें आसपास के राक्षस वानरों को भेजने में भी परेशानी हो रही है। आपने जो कुछ कहा वह सब निरर्थक है, जनरल मॉट ने घोषित किया। फिर अंदर जाने का रास्ता ढूंढो और चोर को ढूंढो। हाँ, यह मत भूलो कि चौथी लहर में हमें राक्षस पक्षियों की भीड़ का सामना करना पड़ा। शहर केवल पहली या दूसरी लहर में है। एक बार जब तीसरी और चौथी लहर आएंगी तो अनगिनत लोगों की जान चली जाएगी। जनरल मॉट को पता था कि स्थिति कितनी गंभीर है। उन्होंने उन युवा जादूगरों पर नजर डाली जिन्होंने अटैकों के पीछे का कारण खोजा था और उस महिला सलाहकार को रोका जो उन्हें डांटने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, हम वहां भी पहुंचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी राक्षस वानरों को मारना असंभव है। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि हम इतने समय से यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में हमने कितने राक्षस वानरों को मार डाला है? हर कोई तुरंत चुप हो गया। अपने चारों ओर देखने पर काले राक्षस वानर दोनों पहाड़ों पर रेंग रहे थे। उन्होंने न खाया पिया न सोया। वे अब अपनी स्थिति पर कायम रहे। किसी को भी खदानों में जाने से नहीं रोका और किसी को भी अंदर जाने से नहीं रोका। भले ही चोर नाज़का रत्न सौंपने को तैयार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाज़का राक्षसों के क्रोध को शांत करने का एकमात्र तरीका खदानों में फंसे 3000 लोगों की बलि देना था। रात में आदर्श खदानों में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे चुटकी के से एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल आया।
आदर्श, मैंने उस रंगीन शिखा का विश्लेषण किया है जो आपने मुझे 5 दिन पहले भेजी थी और मुझे कुछ मिला है। चुटकी के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान थी। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह लग रही थी जिसने गणित की एक ऐसी समस्या हल कर दी थी जिससे पूरे स्कूल में परेशानी हो रही थी। उसकी बुद्धिमान मुस्कान जुनून से भरी हुई थी। आपने इसे हल करने में कामयाब रहे? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। चुटकी की बुद्धि इस दुनिया से बाहर थी। लीमा में वापस। आदर्श ने राक्षस पक्षियों से प्राप्त रंगीन कलगिया चुटकी को भेजने का फैसला किया था। एक्सप्रेस डाक आने में केवल 2 दिन लगे, जिसका अर्थ है कि चुटकी को केवल 3 दिनों में रंगीन शिखरों से उपयोगी जानकारी मिल गई थी। यह उनके लिए काफी आश्चर्य की बात थी। इस तरह के राक्षसों की उत्पत्ति होती है, लेकिन अगर मैं इसे अभी आपको समझाऊं तो यह एक लंबी कहानी होगी। वैसे भी आपको बस यह जानना होगा कि वे अंतहीन और अपराजय नहीं हैं, चुटकी ने कहा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपसे मैं सहमत नहीं हो सकता? जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, हमले की अगली लहर में पिछली लहर के दौरान हमारे द्वारा लड़े हुए राक्षस पक्षियों की संख्या 10 गुना होगी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास कोई मौका नहीं है, आदर्श ने कहा। डीमन एलिमेंट की मदद से भी वह 5वीं लहर को रोकने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था। इसमें एक पैटर्न है। नाज़का मॉन्स्टर बर्ड्स ने वास्तव में इस पैटर्न को उजागर किया। यह रंगीन शिखा है। क्या आप सन मुंगकोंग से परिचित हैं? वो अपने बालों को चुटकी बजाते हुए अपने लिए लड़ने के लिए 10,000 क्लोनों को बुला सकता है। यह राक्षस पक्षियों के समान ही है। रंगीन शिखा नाज़का राक्षस पक्षियों का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि यदि आप उस पक्षी को मार सकते हैं जिसके पास रंगीन शिखा है, तो उसने जिन अन्य पक्षी को बुलाया है वे सभी गायब हो जाएंगे, चुटकी ने घोषित किया। शब्द सुनने के बाद आदर्श ने तुरंत अपना जबड़ा झुका लिया। रंगीन शिखाएं, हाँ, राक्षस पक्षियों में कोई आत्मा क्यों नहीं थी, लेकिन जब वे मर गए तो उन्होंने रंगीन शिखाएं गिरा दी। यह इस बात का रहस्य था कि वे अनवरत रूप से क्यों प्रकट हो सके। चुटकी, तुम एक प्रतिभाशाली हो। आदर्श कैमरे के करीब चले गया और चुटकी को एक बड़ा चुम्बन दिया। आखिर चुटकी के दिमाग में क्या था? वह केवल सीमित जानकारी के साथ समस्या का समाधान करने में सफल रही। ईमानदारी से कहूँ तो यह आपके द्वारा पहले लाए गए टाइम लिक्विड के लिए धन्यवाद है, अन्यथा मुझे इसका उत्तर कभी नहीं मिल पाता। चुटकी ने अपनी आत्मविश्वास भरी मुस्कान बरकरार रखते हुए आदर्श की घृणित हरकत को नजरअंदाज कर दिया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, जबरदस्ती अपना रास्ता बनाएं। चुटकी का सुझाव था कि पहले आदर्श को यह तरीका आजमाने दिया जाए। रात में आदर्श अकेले खदानों के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें सोने की जरूरत नहीं थी। राक्षस वानर अभी भी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। वे तीखी चीखें निकालते थे जो समय समय पर रात के आकाश में गूंजती रहती थी। आदर्श थोड़ा सुदूर स्थान पर चला गया ताकि राक्षस वानरों के एक विशाल समूह द्वारा उसका पीछा न किया जा सके। सफेद सिर वाले राक्षस वानरों की ताकत राक्षस पक्षियों के समान थी। वे उड़ने वाले प्राणियों की तरह फुर्तीले नहीं थे, लेकिन उनकी मांसपेशियां मजबूत और खतरनाक थी। राक्षस वानरों का एक ही मुक्का एक सामान्य मनुष्य की सभी हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। आदर्श एक छोटे से बेसिन तक पहुंच गया। उसने धुंधली रोशनी वाली घाटी पर नजर डाली और उसमें लगभग 200 राक्षस वानरों को पाया। आप मेरे ट्रेनिंग के विषय होंगे। आदर्श ने शैडो स्टार कॉन्स्टलेशन स्क्रोल निकाला और चुपचाप पूरे स्थान पर एक निष्कासन स्थापित कर दिया। तारों और चंद्रमा की रोशनी बंजर पर्वत पर चमक उठी। नाज़का मॉन्स्टर एप्स की हरकत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, लेकिन आदर्श जिस बेसिन को देख रहा था वह काले बादल से ढका हुआ था। राक्षस वानरों की प्रतिक्रिया धीमी थी। उन्हें अपने चारों ओर फैले अंधेरे का एहसास नहीं था। रनिंग शैडो, आदर्श निष्कासन में घुस गया। वह मूल रूप से इसके अंदर अदृश्य था। निष्कासन शैडो स्पीलों के प्रभाव को मजबूत करने में सक्षम था। जब आदर्श ने अंधेरे के अंदर फ्लाइंग शैडो डाला तो वह अदृश्य रहते हुए इसके अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। राक्षस वानरों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई इंसान उनके बीच से गुजर रहा है। वे बेसिन में लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे, हालांकि वे केवल उसी स्थान पर जमीन को रौंद रहे थे।
यदि नाज़का अजीब पक्षियों का प्रतीक रंग बिरंगे शिखर थे, तो इन सफेद सिर वाले राक्षस वानरों के पास निश्चित रूप से कुछ सामान था। हालांकि यह जानने के लिए उनका प्रतीक क्या है, आदर्श को पहले सभी राक्षस वानरों को मारना पड़ा। अतीत में 200 राक्षस प्राणियों को मारने के लिए आदर्श को काफी प्रयास करना पड़ा। यह आसपास के अन्य सफेद सिर वाले राक्षस वानरों को भी अलर्ट कर सकता है। हालांकि निक शासन ने आदर्श के लिए सुस्त प्राणियों को मारना बहुत आसान बना दिया था। 200 से अधिक सफेद सिर वाले राक्षस वानर अंधेरे के पिंजरे में चुपचाप मारे गए। जादुई रोशनी कितनी तेज थी और शोर कितना तेज था, इसके बावजूद अंधेरे में सब कुछ घातक और शांत था। कुछ ही समय बाद आदर्श ने बेसिन में राक्षस वानरों को खत्म कर दिया था। जैसे कि उसे उम्मीद थी, जीव राक्षस पक्षियों की तरह ही निष्प्राण थे। आदर्श ने उस स्थान की सावधानी पूर्वक खोज की और अंततः उसे जमीन पर एक दरार के अंदर एक चुटकी सुनहरी पूंछ का फर मिला। यह अन्य सफेद सिर वाले राक्षस वानरों की पूंछ के फर से भिन्न रंग का था। गोल्डन टेल फर, हा, यही है। आदर्श मुस्कुराया। अपनी अटकलों को साबित करने के लिए आदर्श एक दूर दराज के इलाके में राक्षस वानरों के एक अन्य समूह की तलाश में गया और उन्हें निक्सरिज्म के साथ फंसा लिया। आदर्श ने इस बार राक्षस वानरों का सफाया नहीं किया। वह जानबूझकर सुनहरी पूंछ वाले फर वाले राक्षस वानरों की तलाश में था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां सुनहरी पूंछ के फर वाले 2 राक्षस वानर थे। उन्हें मारने के बाद आदर्श ने अन्य राक्षस वानरों को एक भ्रम की तरह गायब होते देखा। वह चकित था और खुशी से भरा हुआ था। तो ये है रहस्य। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नाज़का मॉन्स्टर पक्षी अंतहीन रूप से अंडे देने में सक्षम थे। यह पता चला कि वे प्रतीक द्वारा बुलाए गए मायावी प्राणियों का एक समूह थे। एक बार जब प्रतीक वाला प्राणी मारा गया तो शेष सभी प्राणी भी गायब हो जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन प्राणियों में कोई आत्मा नहीं थी। अब सब समझ में आ रहा था। आदर्श खुशी से शिविर में लौट आया। चुटकी, तुम्हें यह रहस्य कैसे पता चला? आदर्श ने उत्साह से पूछा। प्रतीकों वाले ये जीव टाइम लिक्विड के समान स्थान से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि दोनों सीधे तौर पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं अपने प्राचीन अभिलेखों को देखकर एक गुप्त तकनीक खोजने में सक्षम हुई, जिसका उपयोग भारतीय एक बार करते थे। हालांकि यह इंसानों पर काम नहीं करता है। टाइम लिक्विड के समान जो केवल समंड प्राणियों पर काम करता है, प्रतीक केवल समंड बीस्ट प्लेन के प्राणियों पर ही काम करते हैं, चुटकी ने कहा। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय वास्तव में समनिंग एलिमेंट के एक्सपर्ट थे और न केवल उन्होंने समनिंग किए गए प्राणियों के विकास को तेज करने का एक तरीका ढूंढ लिया, बल्कि वे उनकी नकल करने में भी सक्षम थे, आदर्श ने चिल्लाकर कहा। भारतीयों के पास बहुत सारी उपयोगी चीजें थी, लेकिन दुर्भाग्य से ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया गया। उनके शानदार कार्य अंततः अतीत में खो गए। आदर्श, भले ही हम अकेले लोग नहीं हैं जो रहस्य जानते हैं, मेरे दादाजी उम्मीद कर रहे थे कि आप अन्य लोगों को जानकारी नहीं देंगे, ताकि कोई भी नाज़का में प्राचीन खंडरों के जादू का दुरुपयोग न करे। चुटकी ने आदर्श को चेतावनी देते हुए कहा, तकनीक में एक गंभीर कमजोरी है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में पड़ गई तो यह संभावित रूप से एक बड़ी आपदा में बदल सकती है। चुटकी गंभीर स्वर में बोल रही थी। यह कल्पना करना कठिन था कि एक छोटी लड़की एक प्राचीन सभ्यता का इतना सम्मान करेगी। किसी भी तरह, चूंकि चुटकी ने इस पर जोर दिया था, आदर्श इस रहस्य को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह टीम के साथ ऐसा नहीं कर सकता। बस हम दोनों खदानों में जा रहे हैं। आहन अपने तंबू में सीधा बैठ गया और आदर्श को चौड़ी आंखों से देखने लगा। हाँ, हम आज रात जा रहे हैं, आदर्श ने उससे दोबारा कहा। क्या आपका दिमाग खराब है? आहन चिल्लाया। यह कैसा अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? यहाँ तक कि एक पूरी सेना को एरियल माइंस के करीब जाने में परेशानी हो रही है और यह पागल आदर्श मुझे अपने साथ माइंस में जाने के लिए कह रहा है। क्या वह पहले से ही जीने से थक गया है? मैं गंभीर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो और हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा राक्षस पक्षी एक ही दिन में आ जाएंगे। आदर्श ने कहा, हम सब कुछ कर देंगे। आप किसी और से क्यों नहीं पूछ सकते? आहन ने बेबसी से पूछा। भोर होने से पहले आहन ने सभी को पहाड़ी पर इकट्ठा किया। न केवल जनरल मॉट मौजूद थे, सलाहकार सीली, वेद और चीन भाड़ी के सैनिकों को पहाड़ी पर बुलाया गया था, क्योंकि यह एक आपातकालीन स्थिति थी।
जिसके बारे में बात करते हुए चीनी सैनिक बेहद भाग्यशाली थे। यदि वे खदानों में रुके रहते तो वे और भी अधिक राक्षस वानरों से घिरे होते। नाज़का का कद संख्या से नहीं डरता था। उनकी वापसी ने वास्तव में उनकी जान बचाई। हालांकि पेरू की सेना और चीनी भाड़े के सैनिकों दोनों ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। राक्षस वानरों का आना कभी बंद नहीं हुआ, चाहे उनकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। फिर भी वे राक्षस प्राणियों से घिरे रहेंगे और उन्हें निगल जाएंगे। आपने हमें इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया? सलाहकार ने अधीरता से कहा। जनरल मॉट की नज़र भी अप्रिय थी। वह पूरी घटना से बहुत परेशान था और वह युवा जादूगरों पर अपना समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था। आदर्श का कहना है कि उसे खदान में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया है, लेकिन उसे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप सामने से एक धूर्त हमला करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और राक्षस प्राणियों का ध्यान आकर्षित करने के बाद तुरंत पीछे हट जाएंगे। आपको ऑपरेशन में बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वे आपके सैनिकों में सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए जो कम से कम 100 राक्षस वानरों से मुकाबला कर सके। आहन ने कहा। फक मी, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? वास्तव में ऐसी बेकार रणनीति के साथ आने के लिए क्या तुम नहीं समझते कि सारा स्थान राक्षस वानरों से रेंग रहा है? भले ही हम आगे वाले राक्षसों को फुसलाकर दूर कर दे, फिर भी वे पीछे की ओर पहरा दे रहे हजारों वानरों की सेना है। जनरल मॉट ने अपना हाथ बगल में पत्थर की मेज पर पटक दिया। वह इतने गुस्से में था कि उसकी मूछें ऊपर की ओर मुड़ रही थी। कुलीन दल आगे से लड़ेगा, लेकिन पीछे से कौन लड़ेगा? एक और विशेष दल? मेघना ने पूछा। ओह, आदर्श ने कहा कि यह केवल हम दोनों है, आहन ने उत्तर दिया। जब आहन ने वाक्य पूरा किया तो उसे केवल पछतावा महसूस हो रहा था। उसके आसपास हर कोई बस उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई मंदबुद्धि व्यक्ति हो। आहन भी अवाक थे। आदर्श ने खुद आकर अपनी शानदार योजना क्यों नहीं बताई? उसे पागलों की तरह आकार योजना का प्रस्ताव क्यों रखना पड़ा? केवल बेवकूफी विश्वास करेंगे कि योजना काम कर सकती है, क्योंकि उन्हें भी इस पर विश्वास नहीं था। आदर्श क्या कर रहा है? वह हमें योजना क्यों नहीं बता सकता? रेणु ने असमंजस में पूछा। मैंने पहले ही संदेश दे दिया है। उसने कहा कि वह पहाड़ के पीछे इंतजार कर रहा होगा। जब सूरज उगेगा तो आप भयानक हमला शुरू करेंगे। आपको पहाड़ के पीछे सुदृढ़ीकरण भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आहन ने कहा। क्या वह सोचता है कि हम बेवकूफ हैं? यदि आप दोनों आसपास के राक्षस वानरों को भेद कर खदानों में प्रवेश कर सके तो मैं खुद को जिंदा खा जाऊंगा, जनरल मॉट ने गुस्से में कहा। पहाड़ के पीछे क्षितिज पर पहाड़ों के बीच भोर की पहली झलक दिखाई दी। गहरे नीले आकाश में धीरे धीरे लाली फैल गई। आदर्श आसपास के राक्षस वानरों से 300 मीटर से भी कम दूरी पर एक चट्टान के पीछे बैठा था। वह आहन द्वारा स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए चुपचाप इंतजार करता रहा। कुछ ही समय बाद आहन अनिच्छुक अभिव्यक्ति के साथ सामने आया। यह कैसा हुआ? क्या वे सहमत हुए? आदर्श ने पूछा। जनरल मॉड ने कहा कि वो खुद खाना पसंद करेगा। क्या यह मायने रखता है? आहन ने असहायता से उत्तर दिया। वेद और अन्य लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि मूर्ख जनरल उनसे सहमत होगा। वह आदमी शायद अब हर चीनी की हिम्मत से नफरत करता था। उन्होंने मुझसे एक संदेश भेजने के लिए कहा। मूल रूप से इसका मतलब है वे हमारी ओर से वेनिस में गौरव अर्जित करने की पूरी कोशिश करेंगे और ट्रॉफी को हमारी कब्र के पास रखेंगे। संभवतः 5 मीटर से अधिक ऊंचे खरपतवार के झुंड से ढक दिया जाएगा, आहन ने घातक रूप से कहा। आशावाद की कमी क्यों दोस्त? क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी डैश भरोसा? आपने मुझसे वादा किया था हम अपने बीच दुनिया में फैलाने जा रहे हैं। आपको अपने आप को इतनी परेशानी में क्यों शामिल करना चाहिए? आहन ने कहा। विदेशी देशों की बहुत सारी मनमोहक महिलाएं उसके प्यार और स्नेह की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर भी किसी कारण से इस मंदबुद्धि आदर्श के साथ आना पड़ा और इसके बजाय राक्षस वानरों को सुधारना पड़ा। अगर आदर्श खुद को मारने की योजना बना रहा होता तो उसे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन आदर्श ने उसे भी अपने साथ क्यों खींच लिया? क्या पिछले जन्म में आदर्श पर उसका बहुत बड़ा कर्ज रह चुका था? यदि पर्याप्त समय होता तो आहन एक नोट छोड़ने पर विचार करता और जियांग से उसे उसके माता पिता तक पहुंचाने के लिए कहता।
वे हमला शुरू कर रहे हैं, आइए हम जबरदस्ती अंदर घुसे। आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीधे खदानों के पास पहुंचा। आहन चौंक गया। उसने आंखें फैलाकर कहा, जबरदस्ती अंदर घुसो? हाँ जबरदस्ती, हमारे अंदर आओ। आदर्श ने सिर हिलाया। उस विशेष क्षण में आहन को महसूस हुआ कि उसके दिल में दोस्ती का पहिया टूट रहा है और पानी में डूब रहा है। उसने शुरू में सोचा था कि आदर्श के पास अब तक की सबसे बड़ी योजना थी। यह देखते हुए कि वह कितना आत्मविश्वासी लग रहा था, उसे आश्चर्य हुआ। योजना यह थी जबरदस्ती अंदर घुसने की। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।